बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे। और हमजा, जिस तरह से अब हम बड़े हो गए हैं और व्यूअर्स आप लोग भी सोचते तो होंगे कभी कि बचपन याद आता होगा, बचपन की यादें। नहीं याद आता होगा इकरा, किसको नहीं याद आता होगा? मतलब बेफिक्री के दिन। बिल्कुल, छोटे बच्चों को देखे ना तो अब महसूस होता है यार ये वक्त कितना अच्छा था। मतलब स्कूल जाते हुए बच्चे, तब हमें स्कूल जाना अच्छा तो नहीं लगता था। मैं अपनी बात करूँ, इकरा का मुझे नहीं इल्म है। नहीं, वैसे मुझे भी नहीं अच्छा लगता। मैं हर रोज बहाना बनाती थी, आज मेरे पेट में दर्द। तो इसी तरह से है, तो बचपन आपको याद आ रहा होता है कि यार ये कितनी बेफिक्री की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो पूरी ज़िंदगी आपको याद आती रहती हैं चीज़ें, मुख्तलिफ वाक़यात ऐसे हुए होते हैं जो आपको याद आते रहते हैं। और आप जब तक ज़िंदा रहते हैं आपके बचपन का जो असर है वो आपकी यादों में, आपकी सोच में, आपके ख्यालात में जिंदा रहता है। एक रिसर्च भी तुम मेरे से डिस्कस कर रहे थे। फिनलैंड में हुई है। बिल्कुल, फिनलैंड में रिसर्च हुई है और वो रिसर्च ये की गई है कि सिर्फ बचपन का यही असर नहीं रहता कि आपको यादें आती रहती हैं। और बचपन में ये तो कहा जाता है कि अगर तुम बचपन में कोई अच्छी खुराकें खाओगे तो उसका फ़ायदा कब होगा? बुढ़ापे में जाके तुम्हें होगा। तो वो फिनलैंड में ये रिसर्च की गई है और उन्होंने ये बताया है कि एक तो खुराक जो आप खाएंगे उसका फ़ायदा आपको बुढ़ापे में वाकई होगा। और दूसरी चीज़ उन्होंने बताई है कि अगर आपने जिस्मानी वर्जिश कोई की होगी या फिर आप बचपन में खेलते कूदते रहे होंगे और आपने कुछ मुशक्क़त वाले खेल खेले हुए होंगे, हेल्दी एक्टिविटीज़ होंगी, तो उसका असर ये होगा कि आपकी शरियानों के अंदर ब्लॉकेज के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। आपकी शरियानें जो हैं वो सिकुड़ेंगी नहीं उस तरह से। जिस तरह के अब लोगों को हार्ट डिजीज़ वगैरह इसी तरह से होती है क्योंकि उनकी ब्लॉकेज होती है वेन्स में, तो हार्ट जो है उसकी हार्ट फेलियर का बायस बनती है चीज़ें। लेकिन आजकल हम देखते हैं हमारे इर्द गिर्द माहौल में बहुत सारे लोग जो हैं वो बच्चों को कि इधर उधर भाग रहे हैं, गिर ना जाएं, इस डर से फ़ोन पर लगा देते हैं। सोल्यूशन है ना, मोबाइल दे दिया देते हैं और जी कहें जी कि चुप होके बेटा देखता रहेगा कार्टून, और बेटे ने क्या करना है, बच्चे ने क्या करना है, बच्ची ने क्या करना है। फिजिकल एक्टिविटीज़ जो है, हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं, वो उनसे महरूम हो जाएगा और उसकी सारी जो अटेंशन है वो फ़ोन पर डाइवर्ट हो जाएगी। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि बच्चों को हेल्दी एक्टिविटीज़ में लगाएं। फिजिकल एक्टिविटीज़ जितनी होंगी वो उनके लिए अच्छी होंगी, पूरी ज़िंदगी असर बिल्कुल पूरी असर उनकी ज़िंदगी। ये जो उनको आप मोबाइल पे क्रिकेट खिला रहे हैं ना, मोबाइल पे फुटबॉल खिला रहे हैं, ये उनके साथ जुल्म ना करें। ना ये क्रिकेट खेल रहे हैं ना ये फुटबॉल खेल रहे हैं, इनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है उसका, सिर्फ टाइम गुजर रहा है। आपको ये फ़ायदा हो रहा है कि बच्चा रो नहीं रहा है, आपको तंग नहीं कर रहा है, बच्चे को इसका नुकसान हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो इन लोगों बच्चे को कहें कि पाँव से जाके फुटबॉल खेले, बच्चे को कहें कि जो हाथ में बैट पकड़ के जो है ना फिर छक्का लगाए, बिल्कुल हॉकी पकड़े, हॉकी पकड़ कर बाहर निकले, जो खेल वो खेलना चाहता है वो खेले, कम से कम ऐसे पकड़न पकड़ाई खेले। हम लोग खेलते होते थे कुछ कर रहा है। बच्चों को एक्टिविटीज़ में लगाना चाहिए, ना कि आप उनको फ़ोन थमा दें। खैर, अब ये तो थी आज आप लोगों के लिए एक नसीहत है कि आप लोगों ने ये नहीं करना क्योंकि बहुत ज़्यादा ये चीज़ बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हम लोग भी ये कोताही खुद भी करते हैं, हमें भी ये कोताही नहीं करनी चाहिए। आपको भी हम ये कह रहे हैं, हम भी कोशिश करेंगे, आप भी कोशिश कीजिएगा। अभी बात करेंगे जी आलमी इदारा सेहत की और दीगर आलमी तंजीमों की सरबराही में जो कायम किया गया था कोवैक्स प्रोग्राम, उसके तहत इब्तदा में 2021 के इख्तिताम तक दुनिया भर में कहा जा रहा था कि 2 अरब डोजेस पहुँचाने का हदफ रखा गया है। लेकिन वैक्सीन बनाने में ताख़ीर, सप्लाई में परेशानी की वजह से अब किल्लत पैदा हो रही है। और पाकिस्तान को भी कोवैक्स प्रोग्राम के तहत वादा किया गया था कि वैक्सीन से बहुत जो वैक्सीन का वादा किया गया था उससे बहुत कम वैक्सीन मिल सकी है। जबकि पाकिस्तान की कई वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं वो ऐसे हैं जहाँ पर वैक्सीन ख़त्म होने की इत्तलात भी सामने आ रही हैं और शिकायत मौसूल हो रही, जो कि हम आपके साथ पहले भी शेयर कर चुके हैं। जबकि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी इस हवाले से अपने खदशात का इजहार किया। हाँ जी, उन्होंने कहा कि जी NCOC इजलास में तो कहा गया था कि वैक्सीन की फराहमी की फिक्र ही ना करें आप लोग और वैक्सीनेशन के अमल को तेज़ से तेज़ करते चले जाएँ। और अब बदकिस्मती से पूरे पाकिस्तान में वैक्सीन की किल्लत हो गई है और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में वैक्सीन की कमी के पेश नज़र NCOC ने जो फैसला किया है कि कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोजेस के लिए हिकमत अमली तब्दील कर दी गई है। नई हिकमत अमली के तहत वैक्सीन की दूसरी डोज का दौरानिया 3 हफ्तों से बढ़ा दिया गया है, 4 हफ्ते कर दिया गया है अब। और इसके अलावा बरतानवी वैक्सीन जो है एस्ट्राजेनेका, उसकी दूसरी डोज का वक्त भी मजीद बढ़ा दिया गया है। पहले दूसरी डोज के दरमियान 3 माह का वक्फा था, अब जो है वो सोच रहे हैं कि मजीद इसमें जो है वो ताख़ीर की जाए, वक्फा बढ़ाया जाए, इजाफा बढ़ाया जाए। बिल्कुल। और इसी सारे मामले पर हम क्योंकि बात भी कर लेते हैं क्योंकि सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर सज्जाद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे सज्जाद साहब, कोवैक्स प्रोग्राम के तहत तो पाकिस्तान को वैक्सीन ना मिलने से पाकिस्तान का वैक्सीनेशन प्रोग्राम काफ़ी हद तक मुतासिर हुआ, आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका और आप तमाम लोगों को वालेकुम अस्सलाम। देखिए, प्रॉब्लम तो हो रही है और पिछले दिनों जैसे आपने देखा कि लोग सेंटर्स में पहुंचे, वैक्सीनेशन सेंटर में पहुंचे और वहां उनको
वैक्सीन नहीं लगाया गया बल्कि उनको वापस किया गया। ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है और मैं समझता हूँ कि हम भी और पूरा मीडिया भी और गवर्नमेंट भी हम बार बार इल्तिजा कर रहे हैं अपनी आवाम को कि जी आएं और वैक्सीन लगाएं और वैक्सीन ही हम इस बीमारी से हमें छुटकारा हासिल करने में मदद मिलेगी और इस बीमारी का खात्मा कर सकेंगे इस मुल्क से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो 4-5 दिन विदाउट वैक्सीनेशन ये हमारा मुल्क चला, ये हम बहुत इस पे नुकसान हुआ है हमें, और बहुत सारे लोग दोबारा आने से कतराते हैं कि अपना काम छोड़कर वो आए इस गर्मी के मौसम में और धूप में और लाइन में खड़े हुए। और थोड़ा सा इंतजामिया की गलती ये है कि अगर वैक्सीन नहीं अवेलेबल था तो एटलीस्ट एक दिन पहले बता देते कि साहब इस तरह से 4 दिन बंद रहेगा, 2 दिन बंद रहेगा, ये तो एक अलग होता। लेकिन लोगों को परेशानी नहीं होती कि कोई अपने दफ्तर को छुट्टी करके आ रहा है, कोई अपनी माँ को रिक्शे में बैठा के ला रहा है और वहाँ पता चला कि जिन वैक्सीन नहीं मिल रही है। इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए, लोगों ने फेस किए। तो हुकूमत मेरे ख्याल में आइंदा के लिए इस तरह की हिकमत अमली बनाए कि आपके पास वैक्सीन्स बहुत ज़्यादा मकदार में होनी चाहिए। और ये तो हम बार बार कहते भी रहे हैं कि हुकूमत ने उसको फॉलो भी किया है। बहुत अच्छी बात है कि 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को सबको वैक्सीन लगाने की इजाज़त दे दी जाए, तो ये बहुत अच्छा किया इन्होंने। लेकिन दूसरी तरफ उसका इंतजाम नहीं कर पाए, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। क्या हुआ डॉक्टर साहब, होमवर्क कंप्लीट नहीं था, क्या हुआ? हम ब्लाइंड खेलते चले गए, हमने कहा कि वॉक इन शुरू कर देंगे, शायद जो शुरू में लोग कम इंटरेस्टेड थे, कम मोटिवेटेड थे आने के लिए, वो अचानक से ज़्यादा हो गए, हम लोग मिसकैलकुलेट कर गए थोड़ा सा। जी हाँ जी, बिल्कुल ऐसी ही बात है। और गवर्नमेंट ये समझ रही थी और हमें भी बहुत सारे लोग, सूबाई गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट भी हमें कह रही थी कि आप लोगों को, डॉक्टरों को और अपनी आवाम को बोलें कि जी वैक्सीनेशन कराएं सेंटर पे आके, और इस पे जितनी ज्यादा हम अवेयरनेस देंगे उतना अच्छा, जो कि हम सब लोग कर रहे थे। तमाम सूबाई और फेडरल गवर्नमेंट भी लोगों से रिक्वेस्ट कर रही थी और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के मुख्तलिफ ब्रांचेस भी लोगों से कर रही थी। जनरल प्रैक्टिशनर से हम कहते थे कि उनके पास जो क्लिनिक में लोग आते हैं उनसे कहें कि जी वैक्सीन की लगाने की क्या अहमियत है। तो हुकूमत ने इसको एक्सपेक्ट नहीं किया कि ऑल ऑफ ए सडन इतने सारे लोग आ जाएंगे। और लाइक के एक्सपो सेंटर लाहौर में भी देखें और कराची में भी देखें कि रात के 4-4 बजे तक जो है वो लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं, जो कि बड़ा एक बहुत अच्छी इंकरेजिंग बात थी। लेकिन सडनली जो है ये हो गया, तो यकीनन ये मिसमैनेजमेंट हुआ है थोड़ा सा, और इंतजाम पूरा नहीं कर पाए। और उसकी वजह शायद यही लगती है कि हुकूमत ने एक्सपेक्ट नहीं किया कि उनकी बात पे लोग इतनी जल्दी वेलकम करेंगे और लोग निकल आएंगे वैक्सीन लगवाने के लिए, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई और लोगों को परेशानी भी हुई। अच्छा डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि तरक्की याफ्ता ममालिक जो है वहाँ पर वैक्सीनेशन का अमल तो तेज़ी से जारी है। क्या उनके मुकम्मल होने के बाद अमल को तब तक जो पाकिस्तान और जो दुनिया के बाकी जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनको इंतज़ार करना होगा कि वहाँ पे अमल मुकम्मल हो जाए फिर यहाँ पर वैक्सीन आएगी? क्योंकि हम लोगों को देखा जाए तो यहाँ पर वहाँ पर मुफ्त मिल रही है इस टाइम जितनी भी कंट्रीज है पाकिस्तान समेत। मेरा ख्याल में ऐसा नहीं है और ऐसा नहीं होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आप एक साथ तमाम दुनिया की आबादियों को वैक्सीनेट करेंगे तो ही बेहतर होगा। क्योंकि लोगों अब ये जो दुनिया है ये तो ग्लोबल विलेज बन चुका है। लोग रोजाना एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते हैं, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लोगों के बहुत सारे रिश्तेदार इधर उधर रहते हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन आगे जाते हैं, बहुत सारे तालिब इल्म एक जगह से दूसरी जगह, इवन के पाकिस्तान में तालिब इल्म आते हैं दूसरे मुल्कों से, यहाँ आके स्टडी करते हैं, और पाकिस्तान से लोग बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए दूसरे ममालिक में। तो ये एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा अगर आपने पहली प्रायोरिटी किसी और को दी, बाद में वो किया। मैं समझता हूँ कि कोवैक्स का जो ये इंतजाम है इनको देखना चाहिए, और इनको प्रायोरिटी बेसिस पे वो ममालिक जो कि तरक्की पजीर हैं उनको पहले मेरे ख्याल में फैसिलिटीज देनी चाहिए और उनके आवाम को पहले वैक्सीनेट करना चाहिए। और जो तरक्की याफ्ता लोग हैं उनकी तो सिस्टम में चल रहा है और वहाँ बहुत ज्यादा वो आगे भी चले गए हैं, हमसे तो बहुत आगे चले गए हैं। वहाँ तो लाइक अगर अमेरिका की बात की जाए और दूसरे ममालिक की बात की जाए तो उन्होंने तो सारी चीजें खोल दी है, यहाँ तक कि कुछ स्टेट्स में तो उन्होंने मास्क लगाने को भी मना कर दिया है।
बिल्कुल। ऐसा। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ भी हमने डिमांड की थी कि कम से कम, और अभी भी करते हैं कि कम से कम 5 लाख से 6 लाख अफराद डेली वैक्सीनेट होंगे। तो हम इस अगले साल के अप्रैल डॉक्टर साहब, एक कंफ्यूजन ये है कि गाइडलाइंस आती हैं, हम उनको फॉलो कर रहे होते हैं। गाइडलाइंस के मुताबिक लोग पहली डोज लगवाने के लिए गए, उनको बताया गया कि भाई आपको 22वें रोज दूसरी डोज लगा दी जाएगी या फिर 28वें रोज दूसरी डोज लगा दी जाएगी। मतलब अचानक से गाइडलाइंस का तब्दील हो जाना, हफ्ते बढ़ा दे कि अभी आपको ये वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी, हफ्ते बढ़ा दिए गए हैं, ये खुद से ही फैसला कर लिया गया है या फिर जिन्होंने ट्रायल्स किए थे उनसे मशवरा भी किया गया होगा? आप क्या समझते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, ये एक नया वायरस है जो कि मैं बार बार कह रहा हूँ, और नई वैक्सीन है उसके खिलाफ। तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें हो रही हैं और ये तजुर्बे जो है वो इंसान पे ही हो रहे हैं कि किस तरह से इसके क्या रिएक्शन हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है इंसान के अंदर। तो उसी तरीके से हम जो है उसको साइंसदान भी और हम एक्सपर्ट्स भी उसी हिसाब से इसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो सेकंड डोज है, सेकंड डोज कम ड्यूरेशन में नहीं लगनी चाहिए। ज्यादा अगर हो जाता है तो कोई हर्ज नहीं है, बल्कि ज्यादा बेहतर रहता है। वो लेकिन अगर कम डोज में अगर आपने एक डोज आज लगाया और अगला डोज 10 दिन 12 दिन में लगा लिया तो वो शायद नुकसान साबित हो सके। लेकिन अगर आप 21 दिन के बजाय आप 6 हफ्ते में लगाते हैं, 5 हफ्ते में लगाते हैं, आई डोंट थिंक कि ऐसे कोई प्रॉब्लम्स है। और कुछ देखें, मैं कुछ ममालिक में है वो फाइजर जो है वो 1 महीने के बाद लगा रहे हैं, 2 महीने के बाद लगा रहे हैं। कनाडा के अंदर 4 महीने के बाद जो है उन्होंने कहा कि जी अब आज लगाया और 4 महीने के बाद उनको कहा गया कि जी डेट दी गई। लेकिन सडनली मैंने सुना वहां पे कि सडनली उन्होंने अपने अवाम को कह दिया कि जी ये जो फाइजर की जो आपको जिनको फर्स्ट डोज लगा है उनको 1 महीने के बाद बुला लिया गया कि उनको दूसरा डोज लगेगा 1 महीने बाद। तो ये दिन ब दिन हम रोजाना हम सीखते हैं। हम रोजाना हम सीख रहे हैं। जिस तरह से जब ये वायरस आया था तब भी हम रोजाना सीख रहे थे कि ये वायरस किस तरीके से तब्दील हो रहा है, अपनी शक्लें तब्दील कर रहा है। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और जिस तरह से गवर्नमेंट इस वक्त कह रही है कि वैक्सीन मौजूद है, आप जाके खुद को वैक्सीनेट करवा सकते हैं। वॉक इन वैक्सीनेशन जो है अभी भी जारी है, ये रोका नहीं गया कि अब आपको मैसेज आएगा तो आप जाएंगे, नहीं, अभी भी वॉक इन वैक्सीनेशन है, आप जा सकते हैं, जाके खुद को वैक्सीनेट करवा सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि एजुकेशन को लेके हम लोग सारे ही बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। तो गवर्नमेंट ने जो एक निज़ाम मुतारिफ करा था यकसा निज़ाम तालीम का, उसकी क्योंकि अब मुल्क में ज़रूरत भी थी और इस साल से जो ये निज़ाम है और जो निसाब है वो मुल्क भर के जो स्कूल्स हैं उनमें नाफिज भी हो रहा है। जबकि यकसा निज़ाम तालीम की जहाँ तारीफ हो रही तो वहाँ पर कुछ लोग तनकीद भी कर रहे हैं। इस निज़ाम के नाकदीन भी जो है वो सामने आ रहे हैं। असातिज़ा कह रहे हैं कि बच्चों की क्लासेस के लिहाज से निसाब बहुत ज़्यादा है। जहाँ पहले 23 चैप्टर हुआ करते थे, अब जो है तकरीबन 46 चैप्टर हो गए हैं। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हम इसको कवर कर सकें। फिर अब हम देख रहे हैं कि किताबें कुछ बांटना भी शुरू कर दी गई हैं पंजाब की हद तक हम देखें तो उसमें भी हम ये देख रहे हैं कि असातिज़ा ये भी शिकायत कर रहे हैं कि अगर निसाब चेंज तो हो रहा है ना, क्योंकि यकसा हो रहा है, तो ट्रेनिंग किस तरह से होगी, क्या ट्रेनिंग मुकम्मल हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, कितना वक्त लगेगा। फिर बाकी सूबों को हम देखें तो वो कोई इतना इंटरेस्ट अभी नहीं ले रहे हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा जो है खदशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं इसके ऊपर। और जो बच्चे हैं वो अब इसके ऊपर किस तरह से अमल करेंगे और जो टीचर्स हैं उनकी क्या इसके ऊपर राय है, इस हवाले से हम बात करते हैं। वफाकी पार्लियामेंट्री तालीम वजीहा कमर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग वजीहा साहिबा। असातिज़ा तो कह रहे हैं कि यकसा निसाब तालीम में कोर्स बहुत ज़्यादा है और इस पर दूसरे जो है हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि स्टेक होल्डर्स की भी बातचीत हुई आप लोगों से, आप लोगों ने उनसे राय ली? देखें, मैं सबसे पहले तो आपकी शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मीडिया में आजकल सिंगल नेशनल करिकुलम को लेकर जिस तरह की गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं, वो चाहे गलत फहमी उसकी बुनियाद ला इल्मी है या बदनीयती है, उसको एड्रेस करना ज़रूरी है। और शुक्रिया कि आपने डायरेक्ट मिनिस्ट्री से रब्ता किया कि इन इश्यूज़ को एड्रेस किया जा सके। जहाँ तक आपने ये कहा कि वो कोर्स का जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो उस पर मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त जो नया जो करिकुलम बना है सिंगल नेशनल करिकुलम, ये तमाम स्टेक होल्डर्स की मशावरत के साथ और जो भी इसके अंदर मुमकिन हो सकता था, जो
माया नाज जो तालीम के माहिर हैं उनको, लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स उनको, और इंटरनेशनल एक मशावरत कैम्ब्रिज और सिंगापुर के जो करिकुलम्स हैं उनके साथ इसको कंपैरिजन करके और एक एवेल्युएशन उनसे लेकर फिर बनाया गया। और इसके अंदर जो एक वो आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है, उसमें ये कहूँगी कि इस वक्त जो करिकुलम है ये प्रोजेक्ट बेस है। ये ऐसे नहीं है कि ये रोट लर्निंग या इसको रट्टा जैसे पहले था कि बस याद कर लिया और उसमें से इम्तिहान आ गया। ये एक्टिविटी बेस्ड है। अब अगर एक सफ़े का पहले 2 सफ़े का होता था सबक और उसके बाद आधे सफ़े की उसके ऊपर मश्क और एक्टिविटी होती थी, तो अब वो अगर एक सफ़े का वो आपका सबक है तो 10 सफ़े की एक्टिविटी है। उसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज बच्चों से कराई जाएंगी ताकि वो उसको समझ सकें और उसको एक उनको जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ सके, बजाय इसके कि वो याद कर सकें। तो ये इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। और दूसरे ये कि देखें जो करिकुलम है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट होता है। ये तो इस वक्त मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे भी मौजूद है और हम इनकरेज करते हैं बल्कि कि लोग तनकीद बराए तनकीद करने की बजाय इसको देखें, इसको पढ़ें और इसको समझें, और उसके बाद अगर वो देखें कि इसमें कोई पॉजिटिव इनपुट दे सकते हैं तो वो ज़रूर दें, इसको इसमें शामिल किया जाएगा उनके इन आरा को। ठीक है जिया साहिबा, ये भी बताइएगा, मसाइल तो काफ़ी आ रहे होंगे। अभी हम देख रहे हैं कि कुछ सूबों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस पे। पंजाब ने तो इसलिए भी कर दिया क्योंकि वफाक की जानिब से था, तो पंजाब ज़रा जल्दी एग्री कर जाता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही गवर्नमेंट है, ये भी थोड़ा सा मामला होता है। लेकिन हमने सरकारी स्कूलों को देख लें, हम देख लें कि हमने प्राइवेट स्कूल्स का जो निसाब है उसको, फिर मदरसों का निसाब है, सबको यकसा करना है। ये कितना मुश्किल है? क्या ये रातों रात हो सकता है? हमें कितना वक्त लग जाएगा बाकी सूबों को भी मनाने में इसमें? देखिए वक्त तो लगेगा और इस दफ़ा तो ये 3 फेजेस में ये बना है। अच्छा। अभी फ़िलहाल अगस्त में जो ये कोविड की वजह से मार्च में होना था, लेकिन ये कि अगस्त में ये नाफिज होगा क्लास प्री 1 to 5। जी। और जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि मुश्किल तो है, जाहिर है इसके अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ शामिल किया गया। देखें इसकी जो मेथडोलॉजी और प्रोसेस है जैसे कि ये बना, मैं वो आपको ज़रूर समझाना चाहूँगी कि ये स्टेप बाय स्टेप कैसे यहाँ तक हम पहुंचे। सबसे पहले तो नेशनल करिकुलम काउंसिल का क़याम अमल में लाया गया। उसके बाद कैम्ब्रिज और सिंगापुर के करिकुलम के साथ इवेल्युएशन करके, इसके रिसर्च करके, इसके लिए हमने उनसे इनपुट लिया। फिर उसके बाद एक नेशनल कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो मुनक़िद की गई SDGs के साथ, इसको कैसे अलाइन करना है, और लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन जो है वो हमने कैसे इसके अंदर डालना है। फिर उसके बाद जितने भी फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, प्राइवेट सेक्टर है, आर्मी के स्कूल्स हैं, इत्तेहाद तंजीमातुल मदारस है, मिनॉरिटीज हैं, उन सबको इस कंसल्टेशन प्रोसेस का हिस्सा बनाया गया। फिर उसके बाद इस जो पहला 0 ड्राफ्ट आया उसको उन स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर किया गया। फिर उसके बाद प्रोविंशियल वर्कशॉप्स की गई। प्रोविंशियल वर्कशॉप्स के बाद एक कंसोलिडेटेड जो फर्स्ट ड्राफ्ट सामने आया उसके ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो की गई ताकि एक कंसेंसस बिल्डअप किया जा सके, और फिर उसके बाद इसका अप्रूवल हुआ। ठीक है, तो ये एक इंतहाई जामिया, कॉम्प्रिहेंसिव और एक इंतहाई एक इस तरह का प्रोसेस किया गया। वजीहा साहब, ये सब कुछ किया गया, आप दुरुस्त कह रही हैं, ये सब किया गया, बिल्कुल ये दुरुस्त है, आप दुरुस्त कह रही हैं। लेकिन एक बहुत अहम चीज़ है कि हमारे असातिज़ा ने जो है बच्चों को पढ़ाना है। सरकारी स्कूलों के हम हालात देखें, अगर हम ये क्वेश्चन करें कि असातिज़ा ठीक नहीं पढ़ाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हार्श हो जाएगा। लेकिन हम देख रहे होते हैं कि बच्चों की परफॉर्मेंस कोई ख़ास अच्छी नहीं होती है। जो पहले करिकुलम था वो इतना ज़्यादा कंसेप्चुअल नहीं था, वो रटा बेस था, फिर भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, पढ़ाया नहीं जा रहा था। अब कंसेप्चुअल हो रहा होगा। बच्चों को कॉन्सेप्ट देने से पहले असातिज़ा को कॉन्सेप्ट कैसे देंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात की है और इसके ऊपर ही मैं आ रही थी अभी कि देखिए हम आइसोलेशन में सिर्फ करिकुलम बनाकर नहीं समझ सकते कि ये बस अब काम मुकम्मल हो गया। ये एक 360 डिग्रीज इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए थी जो कि हमने उसको फॉलो किया कि इसके अंदर असातिज़ा की ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, असेसमेंट फ्रेमवर्क, वो सब इसमें शामिल है। और आगा खान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के साथ मिलकर हमने असातिज़ा की ट्रेनिंग के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया है जो कि अब साथ ही रोल आउट होना शुरू हो जाएगा। और इस करिकुलम को पढ़ाना कैसे है, असातिज़ा की ट्रेनिंग उसी तरह से की जाएगी। अब अगर आप ये समझें कि जो ही आज नाफिज हुआ और कल आपको इसके समरात मिलना शुरू हो गए और आपके एकदम से स्कूल्स के हालात बदल गए, ऐसे नहीं होगा। इन टीचर्स की ट्रेनिंग को आप देखें, जो इस्लामाबाद में या कराची, लाहौर, बड़े शहरों में जो टीचर्स बैठे हैं बड़े स्कूल्स में, उनको ना देखें बल्कि वो देखें जो सिंध के किसी गोठ में, कश्मीर के किसी स्कूल में, बलूचिस्तान के किसी गाँव में दूर दराज जो बैठी हैं, उनकी
कैपेसिटी को भी ऐसे ही बिल्डअप करना है। और ये एक ऐसा ही बहुत जामिया प्रोग्राम टीचर्स की ट्रेनिंग का इस बारे भी बताइए, इसके असेसमेंट फ्रेमवर्क के साथ टीचर्स की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, क्योंकि टीचर्स की ट्रेनिंग जो है वो तो सबसे अव्वलीन तरजीह तो उसी को देनी चाहिए, तो उनके लिए क्या करे गवर्नमेंट? और साथ इसके ये ऐड कर लीजिएगा कि जब हम नए अब इंडक्शंस कर रहे होंगे असातिज़ा की, तो उसके लिए क्राइटेरिया कुछ तब्दील किया जाएगा, पहले जो क्राइटेरिया रखा था उसको कुछ तब्दील कर दिया जाए। देखिए, अभी भी जो क्राइटेरिया गवर्नमेंट के स्कूल्स के टीचर्स को लेके आने का है वो प्राइवेट स्कूल से बहुत बेहतर है, मैं समझती हूँ। FPSC का PPSC का एग्जाम होता है जिसके बाद इन टीचर्स को वहाँ पे इंडक्ट किया जाता है, और ये टीचर्स पहले जो एक जिस तरह से सिस्टम है उसके अंदर जो एक CT और जो जिसने बहुत पुराने ज़माने का PTC, और अब हमारे जहन में वही है कि शायद वही सिस्टम चल रहा है, लेकिन ऐसे नहीं है। और उसके साथ साथ जो मैंने आपको बताया कि इस नए करिकुलम के लिए, सिंगल नेशनल करिकुलम के लिए जो एक आगा खान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के साथ मिलकर टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम एक तरतीब दिया गया है, वो पूरे तरीके के साथ उनको वहां तक पहुंचाया जाएगा। बिल्कुल ठीक है वजिया साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाक से आप बात कर रही थी यकसा निज़ाम तालीम की जो बात हो रही है, ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हमेशा इसका जिक्र भी करते रहे हैं। इसके राह में हायल रुकावटें हैं जिनको दूर भी करना होगा, लेकिन कुछ ऐसी टेक्निकल चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इतना आसान नहीं होगा कि इसको रातों रात इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, टाइम लगेगा, इसको टाइम टेकिंग है। अब हमें यहाँ पे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जाएगा सबसे पाकिस्तान।